सिंक्रोनस वाट। ठीक है, क्या होता है देखो, सिंक्रोनस वाट क्या चीज़ होती है, सिंक्रोनस वाट में किस चीज़ को कहता हूँ। ठीक है, और ये किसकी यूनिट ये है सिंक्रोनस वाट, इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो सिंक्रोनस वाट है ये मैं कह सकता हूँ एक तरह से टॉर्क की यूनिट होती है, क्योंकि अपन ने कल टॉर्क जो अपन ने डिस्कस किया था, टॉर्क मैंने लिखा था पीजी अपॉन ओमेगा एस। ठीक है, या तो पी नॉट अपॉन ओमेगा आर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, आउटपुट पावर की बात कर रहा हूँ तो मैं ओमेगा आर लिखूंगा, या रोटर एंगुलर वेलोसिटी यदि मैं पीजी यहाँ पे ले रहा हूँ तो मुझे ओमेगा एस लिखना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू होगी 2π/ns अपॉन 60 के बराबर। ठीक है, तो ये जो टॉर्क होता है ये किस में होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर के अंदर होता है। ठीक है, ये जो टॉर्क की इक्वेशन जो मैंने पढ़ी थी तो ये किसके अंदर होती है, न्यूटन इंटू मीटर में ये चलती है। तो यहाँ से मैं ओमेगा एस को यदि 2π/ns अपॉन 60 से रिप्रेजेंट करके लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि ओमेगा एस होता है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ ओमेगा एस जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है 2π/ns अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, और 2π/ns अपॉन 60 ओमेगा एस। ठीक है, ओमेगा आर यदि लिखता तो 2π/nr लिखता मैं। ठीक है, अपॉन 60। अब मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों कि यदि आपकी ns स्पीड पे रोटेशन है और pg आपको पावर मिल रही है तो जो टॉर्क क्रिएट होगा वो इतने न्यूटन का के बराबर होगा। इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ pg इंटू 60 अपॉन 2π/ns न्यूटन मीटर। 60 को मैं ऊपर ले गया। ठीक है, ये आपका आ गया pg, और ये जो पूरी टर्म जो आई है इसको मैं कहता हूँ सिंक्रोनस वाट। तो मैं कह सकता हूँ pg सिंक्रोनस वाट। ठीक है दोस्तों, pg सिंक्रोनस वाट। तो जो टॉर्क होगा यदि रोटेशन आपका सिंक्रोनस स्पीड पे हो रहा है तो उस रोटेशन पर जो टॉर्क क्रिएट होगा उसको मैं लिख सकता हूँ वो बराबर होगा pg सिंक्रोनस वाट के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ सिंक्रोनस वाट एक तरह से किसकी यूनिट हुई, आपकी टॉर्क की यूनिट हुई, क्योंकि जो टॉर्क आपका डेवलप हो रहा है वो कितनी स्पीड या किस स्पीड पर क्रिएट हो रहा है। तो यदि सिंक्रोनस स्पीड पे आपका कोई टॉर्क बन रहा है, ठीक है, पीजी पावर यदि क्रिएट हो रही है तो जो टी टॉर्क बनेगा वो कहलाएगा आपका पीजी सिंक्रोनस वाट। तो मैं यहाँ से सिंक्रोनस वाट को कंपेयर करके लिख सकता हूँ कि जो 1 सिंक्रोनस वाट होगा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इन दोनों को, 1 सिंक्रोनस वाट जो होगा वो इक्वलेंट होगा किसके, 60 अपॉन 2π/ns न्यूटन मीटर। ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस वाट को मैंने किसके इक्वलेंट लिखा है, 60 अपॉन 2π/ns न्यूटन मीटर के बराबर मैंने लिखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 1 सिंक्रोनस वाट आएगा वो आपका इक्वलेंट होगा 60 अपॉन 2π/ns न्यूटन मीटर के। तो ये एक तरह से आपका रिलेशन भी आ गया, न्यूटन मीटर और सिंक्रोनस वाट के अंदर आपका रिलेशन भी आपका कैलकुलेट हो गया। इसको आप यदि थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसको 60 अपॉन 2π को सॉल्व कर लीजिए। ये वैल्यू आपको मिलेगी 9.55। तो मैं लिख सकता हूँ 1 सिंक्रोनस वाट जो होगा वो किसके इक्वलेंट होगा, 9.55 अपॉन ns न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक रिलेशन अपने पास आ गया कि यदि मुझे न्यूटन मीटर को सिंक्रोनस वाट में बदलना है कि कितने सिंक्रोनस वाट टॉर्क बनेगा, तो मैं उस न्यूटन मीटर को इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। उस न्यूटन मीटर वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 9.55 अपॉन ns से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं उसको सिंक्रोनस वाट में उसको बदल सकता हूँ। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों आपका सिंक्रोनस वाट, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन मीटर एंड सिंक्रोनस वाट। ठीक है, एक्चुअली है क्या यहाँ पे, सिंक्रोनस स्पीड के रोटेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कोई मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रही है, ठीक है, तो जो उसकी पावर होगी सिंक्रोनस स्पीड पर जो पावर आएगी उसको अपन सिंक्रोनस वाट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पीजी सिंक्रोनस वाट ये हुआ, और यदि इन दोनों को मिला के कहूँ तो ये क्या हुआ, आपका टॉर्क के इक्वलेंट ये हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कि सिंक्रोनस वाट आपकी क्या चीज़ ये होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इस टॉपिक के अंदर आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर बनेंगे, तो ये टॉपिक आप ध्यान से पढ़ना।
ये टॉपिक है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है दोस्तों, चलिए टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर की ही बात कर रहे हैं, तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं कि टॉर्क और स्लिप के बीच में कैसा रिलेशन इंडक्शन मोटर के लिए आएगा। ठीक है, टॉर्क और स्लिप के बीच में मैं रिलेशन यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं कि इनके बीच में रिलेशन कैसा मिलेगा मुझे, तो ठीक है, इसमें मुझे यदि मैं इसकी स्टार्टिंग से लेके और रनिंग कंडीशन की बात करूं तो मुझे 2 तरह के यहाँ पर रिलेशन मिलेंगे। टॉर्क और स्लिप के बीच में मुझे 2 रिलेशन यहाँ पे प्राप्त होंगे। एक तो होगा कि कुछ रीजन में तो टॉर्क आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा स्लिप के, और कुछ रीजन में जो आपका टॉर्क है वो स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी आएगा। तो अपन उन दोनों रीजन को डिस्कस करने वाले हैं। एक होगा आपका लो स्लिप रीजन जहाँ स्लिप की वैल्यू बहुत कम होगी, और एक होगा कंपैरेटिवली हाई स्लिप रीजन जहाँ पे स्लिप की वैल्यू जो होगी वो हाई होगी। ठीक है, मैं दोनों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो टॉर्क की रिलेशन अपन ने पढ़ी थी दोस्तों, मैंने इक्वेशन नंबर 1 या 2 इसको नाम दिया था जब अपन ने कई इक्वेशन और की डिस्कस की थी। तो वहाँ एक इक्वेशन ये पढ़ी थी मैंने, जिसको बेसिक इक्वेशन पढ़ा कहा था मैंने, 3/s v² r2 डिवाइड बाय r1 प्लस r2 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, याद आया दोस्तों बेसिक इक्वेशन जहाँ से अपने टॉर्क की शुरुआत की थी, जिससे अपने और स्टार्टिंग और मैक्सिमम टॉर्क निकाले थे, तो जो इक्वेशन में लेके चला था वही इक्वेशन थी आपकी 3/s v² r2 r1 प्लस r2 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 का स्क्वायर, जहाँ r1 और x1 थे आपके स्टेटर के पैरामीटर्स और r2 x2 थे आपके रोटर के पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन को मैं लेके चलूँ तो मैं 2 स्लिप के रीजन यहाँ से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। सबसे पहले बात करूँ यदि मैं लो स्लिप रीजन, ठीक है, और एक मैं डिस्कस करूँगा हाई स्लिप रीजन, एक मैं डिस्कस करूँगा हाई स्लिप रीजन, एक मैं डिस्कस करूँगा लो स्लिप रीजन। ठीक है दोस्तों, देखिए किस तरह रिलेशन टॉर्क और स्लिप के बीच में आएगा। तो जब मैं दोस्तों बात करूंगा किसकी, लो स्लिप रीजन की, ठीक है, तो टॉर्क क्या मिलेगा मुझे। लो स्लिप रीजन का मतलब होगा जहां स्लिप की वैल्यू बहुत कम हो, ठीक है, नियर टू जीरो यदि स्लिप की वैल्यू है। तो देखिए दोस्तों, यदि इस टर्म की मैं बात करता हूँ, ये जो आपकी टर्म है, यहाँ यदि आप स्लिप की वैल्यू बहुत कम रखेंगे, ठीक है, r2/s है यहाँ पे, ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है s से, s की वैल्यू यदि आप कंपैरेटिवली 0 टेंस टू 0 रखोगे, बहुत कम रखोगे, तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये मुझे वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ में यदि बहुत लो वैल्यू से डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू मुझे बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये जो टर्म है ये मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगी, और इसके कंपैरिजन में मैं r1 को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, r1 जो है वो क्या हो जाएगा, आपको ये वैल्यू आपको ज़्यादा मिल रही है। क्यों ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि आप कम वैल्यू से इसको डिवाइड कर रहे हो, बहुत कम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, तो ये वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी, और r1 को आप इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि वैल्यू ज़्यादा होगी। और ऊपर भी यदि मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि जो टॉर्क मिलेगा मुझे इस कंडीशन में वो प्रोपोर्शनल होगा r2/s, तो आपका न्यूमरेटर पार्ट के अंदर आएगा और डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर आपका आएगा r2/s का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ आया। मैंने प्रोपोर्शनल मैं लिख लिया कि ऊपर तो आपकी जो टर्म आएगी r2/s टर्म आएगी, और नीचे जो टर्म आएगी वो आएगी r2/s का स्क्वायर, क्योंकि ये सारा कुछ इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा। तो मैंने इन सारे फैक्टर्स को जो इसके इसमें ऐड हो रहे हैं, इन सब फैक्टर्स को मैंने थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट मैंने कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, ये एक ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, r2/s, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे r2/1/r2/s। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ स्लिप कहाँ पहुँची है आपकी ऊपर, मैं रेजिस्टेंस r2 को भी यदि यहाँ कॉन्स्टेंट कह दूँ तो आपके पास जो बचेगा वो रिलेशन मिलेगा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। तो जो लो स्लिप रीजन होगा, अभी अपन ग्राफ के अंदर देखेंगे इसको प्रैक्टिकली, अपन देखेंगे कि जो लो स्लिप रीजन होगा जहाँ स्लिप की वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक है, वहाँ पे मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन टॉर्क और स्लिप के बीच में प्राप्त होगा। यदि आप स्लिप की वैल्यू कम करोगे तो टॉर्क भी कम होगा, यदि आप स्लिप की वैल्यू ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपका टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो डायरेक्टली रिलेशन मुझे यहाँ पे प्राप्त होता है लो वैल्यू ऑफ स्लिप रीजन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं यदि हाई वैल्यू स्लिप रीजन की बात करता हूँ, जहाँ स्लिप की वैल्यू
टेंस टू 1 है, ठीक है, 1 के आसपास में मान के चलूँ। हाई वैल्यू ऑफ स्लिप के रीजन की बात करूँ, ठीक है, तो हाई वैल्यू ऑफ स्लिप रीजन के लिए मैं देखूंगा, तो हाई वैल्यू स्लिप रीजन के लिए स्लिप की वैल्यू आपकी क्या होगी, ज़्यादा हो गई है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी ज़्यादा हो गई। और आप किसी भी चीज़ में यदि ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, बहुत कम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आप 1 से ही डिवाइड कर दो सपोज करो, तो ये जो टर्म है आप इस R1 को अब नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि R1 भी कुछ वैल्यू होगी, स्टेटर रेजिस्टेंस होगा, रोटर रेजिस्टेंस तो चूंकि स्टेटर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में कम है, और उसको भी मैंने हाई वैल्यू से यदि मैंने डिवाइड कर दिया तो वो वैल्यू मुझे और भी कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या है कि ये जो वाला पार्ट है इसमें मैं R1 को यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को R1 के कंपेयर नेगलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये R1 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो R1 रह जाएगा और X1 X2 रह जाएंगे। तो ये वाला पार्ट ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड होने के बाद ये कम रह जाएगा। तो यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ आपका जो ये ऊपर वाला पार्ट केवल रहेगा, ठीक है, R2-S, ये ऊपर वाला पार्ट रहेगा, क्योंकि नीचे वाला पार्ट R1 के कंपैरिजन में मैंने इसको नेगलेक्ट कर लिया। पहले मैंने R1 को नेगलेक्ट किया था इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये ज़्यादा था, अब ये ज़्यादा से डिवाइड हो गया, स्लिप की वैल्यू यदि मैं ज़्यादा रखूँगा तो ये वैल्यू कम हो गई, तो मैं R1 के कंपैरिजन में अब इसको नेगलेक्ट मान सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में ये आपका हट गया, ठीक है, तो केवल क्या रह गया, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2-S। यहाँ से मैं लिख पाऊँगा T प्रोपोर्शनल टू 1/S। यदि मैं R2 को भी कांस्टेंट एक बार लेके चलूँ तो मेरे को जो स्लिप में जो ग्राफ मिलेगा वो क्या ग्राफ मिलेगा मुझे, कि जो टॉर्क जो मिलेगा वो आपको स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, दोनों रिलेशन मुझे मिलेंगे इंडक्शन मोटर के अंदर। यदि हाई रीजन स्लिप की मैं बात करूँगा तो T और S टॉर्क और स्लिप के बीच में मुझे इन्वर्सली रिलेशन प्राप्त हो रहा है। यदि मैं लो स्लिप रीजन की बात करूँगा तो मुझे टॉर्क और स्लिप के बीच में डायरेक्टली रिलेशन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो हाई वैल्यू स्लिप रीजन में यदि आप स्लिप की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो स्पीड आप डाउन कर, क्योंकि स्पीड और स्लिप के बीच में भी उल्टा रिलेशन चलता है, ठीक है। आप रोटर की स्पीड बढ़ाते हैं तो स्लिप आपकी कम होती जाती है, ठीक है, क्योंकि स्लिप होती है ना NS-NR/NS, स्लिप क्या होती है NS-NR/NS, ये तो पढ़ा था अपन। यदि आप NR बढ़ाओगे रोटर की स्पीड तो ये तो NS में से माइनस हो रहा है, घट रहा है, स्लिप आपको क्या मिलती जाएगी, कम मिलती जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि आप स्लिप की वैल्यू कम कैसे होगी, जब आप NR की वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, तो NR की जब वैल्यू बढ़ाओगे तो स्लिप कम होगी, और स्लिप कम होगी तो आपका टॉर्क भी क्या होगा इस रीजन में, इंक्रीज होगा। तो ये दोनों मुझे डिफरेंट रिलेशन यहाँ पे प्राप्त होते हैं इंडक्शन मोटर के लिए टॉर्क और स्लिप के बीच में। अब आइए अपन इसकी कैरेक्टराइस्टिक ड्रॉ करते हैं कि किस तरह से मुझे ये ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पे टोटल 3 रीजन दोस्तों बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, जहाँ ठीक है ये आपका टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये आपका टी स्टार्टिंग, जो अपने स्टार्टिंग टॉर्क पढ़ा था दोस्तों, ये टी स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग टॉर्क बनेगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है टॉर्क को मैक्स, जो अपन ने टी मैक्स कैलकुलेट किया था उसको ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और टी मैक्स मुझे जिस स्लिप पर मिल रहा है वो आपकी क्या होती है, एस मैक्स, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था एस मैक्स क्या होती है, मैक्सिमम स्लिप नहीं होती है, ये क्या होती है जिस स्लिप पर आपको टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। क्योंकि मैं ये जो रियल एक्सिस है इस पर मैं स्लिप लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे दोस्तों स्टार्टिंग में एनआर क्या होता है आपका 0, ठीक है। स्टार्टिंग में एनआर की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, और यहाँ पे मैं एनआर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, बढ़ती जा रही है एनआर की वैल्यू। और इस पॉइंट पे आके आपकी जो एनआर की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, एनएस के बराबर हो गई है। थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, एनआर में रोटर स्पीड की बात कर रहा हूँ तो रोटर स्पीड 0 थी, रोटर की स्पीड इंक्रीज हुई रियल एक्सिस की डायरेक्शन में, और यहाँ इस पॉइंट पे आके जो एनआर है रोटर की स्पीड वो किसके बराबर हो गई, सिंक्रोनस स्पीड एनएस के बराबर हो गई। अब यदि मैं स्लिप की बात करूँगा तो स्लिप का रिलेशन उल्टा चलेगा दोस्तों। यहाँ पे स्लिप का रिलेशन उल्टा कैसे चलेगा, क्योंकि एनआर 0 पर स्लिप आपको क्या मिलती है 1,
NR 0 पर जो स्लिप की वैल्यू है वो आपको क्या मिलती है, 1 वैल्यू आपको प्राप्त होती है। इसको मैं शायद दूसरे पेन से लिखूँ क्योंकि ये आपको स्लिप की वैल्यू यहाँ मिलेगी आपको 1 दोस्तों, ठीक है। आप रख के देख लें, स्लिप क्या होती है आपकी NS माइनस NR अपॉन NS। तो जब इनिशियल पॉइंट पे जब आपका NR 0 है तो ये क्या बचेगा, NS अपॉन NS, और NS अपॉन NS क्या हो गया आपका 1। तो यहाँ पे स्लिप की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। इस पॉइंट पे यदि मैं बात करूँ तो जो स्लिप की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, 0। NS माइनस NR, तो दोनों बराबर हैं, तो क्या मिलेगा 0। तो मैं कह सकता हूँ कि स्पीड तो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है आपकी, और जो स्लिप है वो इस डायरेक्शन में आपकी इंक्रीज हो रही है। आप देख पा रहे होंगे इस पॉइंट पे तो स्लिप 0 है, और इस पॉइंट पे आके स्लिप क्या हो गई, 1 हो गई। तो इनमें उल्टा रिलेशन होता है, स्पीड जिधर बढ़ रही है उधर स्लिप कम हो रही है, या मैं इस तरह कहूँ स्लिप जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है उधर स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके रियल एक्सेस पर आपकी स्पीड भी चल रही है और स्लिप भी आपकी रिप्रेजेंट में कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ये लगभग एक ही डायरेक्शन में मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उल्टा डायरेक्शन लेकिन इनके बीच में रहेगा। जहाँ स्पीड 0 थी वहाँ तो स्लिप 1 है, और जहाँ स्पीड NS के बराबर है, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर, वहाँ स्लिप आपकी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ स्लिप भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो स्लिप आई है कौन सी आई दोस्तों, S मैक्स ये आई आपकी, क्योंकि मैंने कहा था कि जो S मैक्स जो होती है वह होती है जिस पर मुझे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम मुझे प्राप्त होती है। आइए अब अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी, जो रिलेशंस की, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो स्लिप के जो दो रीजन मैंने अभी डिफाइन किए थे, तो यहाँ जो रीजन है 0 के नज़दीक वाला जो रीजन है, तो यहाँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्लिप है वो लोअर वैल्यू रीजन है, और 1 के नज़दीक मैं कह सकता हूँ ये हाई स्लिप रीजन है। तो आप देख पा रहे होंगे इस रीजन की यदि मैं बात करूँ लोअर वैल्यू ऑफ स्लिप, तो यहाँ मुझे टी और स्लिप में डायरेक्टली रिलेशन मुझे प्राप्त हो रहा है। कैसे डायरेक्टली प्राप्त हो रहा है देखिए आप, ठीक है। यदि मैं इस पॉइंट से चलूँ तो स्लिप आपकी बढ़ रही है, ठीक है, 0 से इधर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टॉर्क तो ऊपर बढ़ रहा है ना आपका, तो यदि मैं इस तरह देखूँ या मैं इस तरह तो जो डायरेक्टली रिलेशन आपको यहाँ पे मिला की बात करूँ तो इस रीजन में आपको उल्टा रिलेशन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्लिप की वैल्यू 1 है, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव में बढ़ोगे तो टॉर्क तो बढ़ रहा है, लेकिन स्लिप की वैल्यू क्या हो रही है इधर, कम हो रही है, क्योंकि यहाँ 1 था वहाँ 0 है, तो मैं कम कर रहा हूँ स्लिप की वैल्यू, ठीक है। तो स्लिप की वैल्यू कम कर रहे हो और टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ। तो ये जो रीजन हुआ ये आपका हुआ T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S, ठीक है, T प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन S या T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S। तो ये दो रीजन आपको स्लिप के रीजन यहाँ पे प्राप्त होंगे। दिस इज लोअर वैल्यू स्लिप रीजन, जहाँ मैंने बताया था कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा S के। दिस इज हायर वैल्यू स्लिप रीजन, तो यहाँ पे मैंने अभी निकाला था कि जो टॉर्क और स्लिप के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी वो मुझे अपोजिट या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैरेक्टरिस्टिक मुझे प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क था, जहाँ पे मैंने स्लिप की वैल्यू क्या रखी थी 1, आप याद करो स्लिप की वैल्यू 1 पे जो स्टार्टिंग टॉर्क मुझे मिल रहा था, मतलब यहाँ जो रोटर है उसमें आपका टॉर्क क्रिएट होना चालू हो जाएगा, और ये टॉर्क आपका बराबर होगा किसके, ये टॉर्क आपका ज़्यादा होना चाहिए, मैं कह सकता हूँ लोड टॉर्क के। तो यदि मैं लोड टॉर्क की लाइन भी यदि यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कहीं इसकी लोड टॉर्क की लाइन भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। स्टार्टिंग टॉर्क से नीचे आएगी दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ लो टी स्टार्टिंग है। सपोज करो कि इंडक्शन मोटर में आपने जैसे ही सप्लाई को कनेक्ट किया उसके अंदर टी स्टार्टिंग टॉर्क क्रिएट हो रहा है। अब यदि टी आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, टी लाइन यदि टी स्टार्टिंग से ऊपर होता तो जितना टॉर्क उसको इनिशियल चाहिए मोटर को उस पर्टिकुलर लोड को रोटेट कराने के लिए, उतना तो उसमें स्टार्टिंग में बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यदि टी स्टार्टिंग आपका कम रह गया टी से तो आपकी मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग टॉर्क जितना चाहिए वो तो बन ही नहीं रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी मैं इंडक्शन मोटर को डिज़ाइन करूँगा, तो ये मुझे खासा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा कि जो जितना स्टार्टिंग टॉर्क इसके अंदर बनेगा, ठीक है, जो उसका इनिशियल जो या मैं लो टॉर्क कहूँ
तो वो लोड टॉर्क से स्टार्टिंग टॉर्क आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ये एस मैक्स को अपन ने डिस्कस किया था, ये टी मैक्स हो गया जहाँ जिस स्लिप पर मुझे ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यदि टी स्टार्टिंग आपका कम रह गया टी एल से तो आपकी मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग टॉर्क जितना चाहिए वो तो बन ही नहीं रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी मैं इंडक्शन मोटर को डिज़ाइन करूँगा, तो ये मुझे खासा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा कि जो जितना स्टार्टिंग टॉर्क इसके अंदर बनेगा, ठीक है, जो उसका इनिशियल जो या मैं लोड टॉर्क कहूँ तो वो लोड टॉर्क से स्टार्टिंग टॉर्क आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ये एस मैक्स को अपन ने डिस्कस किया था, ये टी मैक्स हो गया जहाँ जिस स्लिप पर मुझे ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यदि मैं इस रीजन की बात करूं जहाँ स्लिप की वैल्यू कितनी है, जहाँ स्लिप की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में, मैं इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ। स्लिप की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, इस रीजन में। ठीक है, इस बीच वाले इन दोनों रीजन को मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये जो रीजन है, इस रीजन में दोस्तों क्या है, जहाँ स्लिप की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, इस रीजन को मैं कहूँगा मोटरिंग रीजन। क्या कहूँगा? मोटरिंग रीजन या मोटरिंग मोड मैं कह सकता हूँ कि स्लिप जब 0 से 1 के बीच में है आपकी, तो ये एक मोटरिंग रीजन होगा। मतलब जो मशीन है, मैं कहूँ ये जो इंडक्शन मशीन है, ये इंडक्शन मोटर की तरह यहाँ पे बिहेव करेगी फॉर द स्लिप रीजन 0 to 1। और ये मैं एनआर के बारे में लिखूँ तो एनआर क्या लिखूँगा? एनआर आपका 0 से कितना एनएस के बीच में दी है, तो ये मोटरिंग रीजन आपकी कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ मुझे टॉर्क के दो रिलेशन यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्लिप। अब मैं इस पॉइंट की एग्जैक्ट इस पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, समझना थोड़ा सा ध्यान से। तो मैंने बताया था, ये अपन ने जब इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था तब भी अपन ने डिस्कस किया था कि जब आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए, मतलब जिस स्पीड से आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है 3 फेज वाला, उसी स्पीड से आपका रोटर भी रोटेट करने लग जाए, तो कुछ रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में हुई नहीं, और रिलेटिव मोशन नहीं हुई तो कोई भी रोटर कंडक्टर के फ्लक्स कट ही नहीं होंगे उस आरएमएफ से। और रोटर कंडक्टर यदि फ्लक्स से कट नहीं होंगे तो आपको कोई फैराडेस लॉ वहाँ पे नहीं लगेगा और कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटर कंडक्टर में नहीं आएगा। तो क्या होगा? कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, तो वापस वो स्लो होता चला जाएगा आपका रोटर, क्योंकि उसके अंदर कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, ये जो टॉर्क की तो है, ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है? टॉर्क की लाइन है। तो यहाँ टॉर्क क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। तो ये समझ आया दोस्तों। यदि एनआर क्या हो गया? एग्जैक्ट एनएस के बराबर यदि आपका हो गया एनआर आपका एनएस के बराबर हो गया, तो टॉर्क क्या हो गया? एग्जैक्ट बिल्कुल 0 टॉर्क आपका हो जाएगा, क्योंकि कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटर कंडक्टर्स में नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो कोई फ्लक्स कट नहीं होगा। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं कि यदि आपका एनआर जो रोटर स्पीड थी वो सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एनआर यदि आपकी सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब ये अपने आप तो होगी नहीं दोस्तों, मैं कुछ मैकेनिकल प्राइम मूवर या कुछ करके मैं ऐसा मुझे करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, तभी आपका जो एनआर है वो एनएस से ज़्यादा होगा। ठीक है, मोटरिंग एक्शन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वाले रीजन की मैं बात करूँ, देखो यहाँ एनआर 0 था, यहाँ एनआर एनएस के बराबर हो गया, इधर और आगे बढ़ा तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? एनआर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे? एनएस से। ठीक है, मतलब रोटर स्पीड मैंने ज़्यादा कर दी, किससे? सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा कर दी। तो इस स्पीड को बोलते हैं सुपर सिंक्रोनस स्पीड। सुपर सिंक्रोनस स्पीड में इसको बोलता हूँ। व्हेन एनआर इज ग्रेटर देन एनएस देन इट इज कॉल्ड सुपर सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, इस स्पीड को मैं कहूँगा सुपर सिंक्रोनस स्पीड कहूँगा। तो इस रीजन में क्या होगा? देखो आप देख पा रहे होंगे, जो टॉर्क है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा। ठीक है, जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? आपकी अपोजिट डायरेक्शन क्रिएट हो गई। ठीक है, स्लिप क्या होगी दोस्तों? यहाँ क्या मैं स्लिप कैलकुलेट कर सकता हूँ? देखिए, स्लिप देखें तो यहाँ 0 थी, यहाँ 1 थी, मतलब स्लिप इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो और इधर में गया तो आपकी जो स्लिप की वैल्यू है वो 0 से भी क्या मिलेगी? आपको कम मिलेगी। और 0 से कम मिलने का मतलब है आपका नेगेटिव स्लिप रीजन यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, स्लिप की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप सिंपल देख सकते हैं एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक है, अब
यदि आपका एन आर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया एन एस से, तो आपकी स्लिप तो क्या मिल रही है, नेगेटिव स्लिप मिलेगी। ठीक है, स्लिप क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव स्लिप यहाँ पे प्राप्त होगी। और नेगेटिव स्लिप रीजन आपको ये प्राप्त होगा, तो इस रीजन को मैं कहूँगा जनरेटिंग रीजन। जनरेटिंग रीजन में इसको नाम दूंगा, जनरेटिंग रीजन में नाम दूंगा। और इस कंडीशन में जो इंडक्शन मशीन है वो एक इंडक्शन जनरेटर की तरह वर्क करेगी। इंडक्शन जनरेटर की तरह आपकी जो मशीन है वो इंडक्शन जनरेटर बन जाएगी, इंडक्शन जनरेटर की तरह वर्क करेगी। और ये इसकी जो एप्लीकेशन हैं इस वाले रीजन की है, मैं काम में लेता हूँ जनरल विंड पावर एप्लीकेशन। विंड पावर एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं विंड पावर एप्लीकेशंस में क्या होता है दोस्तों की, जो मैं कह सकता हूँ इसको हिंदी में, ठीक है। तो जहाँ जो हवा का जब प्रेशर आपका जब क्रिएट होता है, तो जो आपकी ब्लेड्स हैं, जो आपकी टरबाइन जब रोटेट करती है, तो जब ब्लेड्स की स्पीड, मतलब जो आपका रोटर रोटेट कर रहा है उसकी स्पीड हवा के प्रेशर से आपकी सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाती है। जो एन एस स्पीड जहाँ पे जितने पोल के लिए आपने क्रिएट कर रखी होगी, उससे स्पीड जब एन आर की ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा वहाँ पे आपकी फिर पावर बैक टू द, जहाँ से पावर पहले वो मोटर ले रही थी, वो वापस उसको पावर को सप्लाई ट्रांसफर करेगी, मतलब उल्टा ऑपरेशन पावर फ्लो का आपको वहाँ पे प्राप्त होगा। तो वहाँ पे आपका ये जो मशीन है ये कैसे बन जाएगी, एक इंडक्शन जनरेटर आपका बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो इंडक्शन जनरेटर जो रीजन होगा या जनरेटिंग रीजन होगा, उसमें स्लिप की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव स्लिप रीजन प्राप्त होगा। या स्पीड की बात करूँ तो स्पीड क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड एन एस से ज़्यादा हो जाएगी, और इसी को मैं सुपर सिंक्रोनस स्पीड भी मैं कहता हूँ। तो ये जनरेटिंग रीजन इसका होगा। फर्स्ट अपने डिस्कस किया था मोटरिंग में। अब इधर आइए, इसकी यदि मैं बात करूँ दोस्तों, ये जो रीजन है इस रीजन की यदि मैं बात करूँ, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एन आर तो इधर बढ़ रहा था, यहाँ जीरो था, ठीक है। तो इस रीजन में जो आपको एन आर मिलेगा वो जीरो से कम होगा, ठीक है। और जीरो से कम रोटर की स्पीड का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, जीरो से कम एन आर आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो एन आर है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। यही मतलब हुआ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो स्लिप क्या होगी दोस्तों, ये बताइए, यहाँ जीरो थी, यहाँ वन थी, और इधर बढ़ रही है स्लिप, तो इस रीजन में वन से क्या मिलेगी, ज़्यादा स्लिप मुझे प्राप्त होगी, ठीक है। तो स्लिप की वैल्यू मुझे वन से ज़्यादा प्राप्त होगी, ठीक है। इस रीजन को मैं कहता हूँ ब्रेकिंग रीजन, ठीक है। इस रीजन को कहता हूँ मैं ब्रेकिंग रीजन में इसको नाम देता हूँ। और यहाँ जो स्लिप मिलेगी ये कहलाएगी आपकी ब्रेकिंग स्लिप, ठीक है। यहाँ जो स्लिप मिलेगी इसको मैं कहूँगा एस बी, ब्रेकिंग स्लिप। इस रीजन में ब्रेकिंग स्लिप आपकी काम करेगी, ठीक है। ऐसा कब पॉसिबल होगा दोस्तों, यदि प्रैक्टिकल बात करूँ तो मैंने बताया था आपकी जब आरएमएफ जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है। उसकी डायरेक्शन कब चेंज हो सकती है, जब आप जो थ्री फेज सप्लाई है उसका फेज सीक्वेंस चेंज कर दें। यदि ए बी सी फेज सीक्वेंस था तो ए सी बी आप उसको कर दो, या कोई भी दो फेज को आप इंटरचेंज करके फेज सीक्वेंस मोटर का चेंज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, और वो अपोजिट होने के बाद जो आपका टॉर्क है वो भी क्या क्रिएट होगा, मतलब उसका जो इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। तो यदि मैं ब्रेकिंग स्लिप एस बी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो ये क्या मिलेगी, एन एस माइनस, अब एन एस आपका क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, एन एस माइनस एन आर, या आप इस तरह सिंपल इसको लिख सकते हो, एन एस माइनस माइनस एन आर, एन आर की वैल्यू माइनस हो चुकी है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एन एस प्लस एन आर अपॉन एन एस। तो ये क्या बच जाएगा, वन प्लस एन आर अपॉन एन एस, ठीक है। एस वन प्लस एन आर अपॉन एन एस को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ जो नॉर्मल रीजन में जो स्लिप होती है आपकी वो होती है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो एन आर अपॉन एन एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, वन माइनस एस, ठीक है। नॉर्मल स्लिप की बात कर रहा हूँ, मोटरिंग मोड वाली जो स्लिप है, तो एन आर अपॉन एन एस में वन माइनस एस। तो यहाँ भी यदि मैं एन आर अपॉन एन एस की वैल्यू ये पुट कर दूँ, वन माइनस एस, टू माइनस एस, ये आपकी ब्रेकिंग स्लिप होगी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछी जाती है कई बार एग्जाम के, ठीक है।
कि जो ब्रेकिंग मोड में, ठीक है, जो इसकी जो स्लिप मिलेगी या ब्रेकिंग स्लिप जो होती है वो क्या होती है, वो 1 से ग्रेटर देन तो होती ही है, ठीक है। मैं इस रीजन में चला गया तो 1 से तो ज़्यादा होगी ही होगी। उसकी वैल्यू क्या जो कि क्या दी जाती है, उसकी वैल्यू दी जाती है 2 माइनस एस के बराबर होती है। 2 माइनस, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ भी क्या है, 2 फील्ड बनती है आपकी, एक 2 रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ भी जो एक फील्ड की जो स्लिप आएगी वो एस है, तो जो दूसरी फील्ड के कारण जो स्लिप क्रिएट होगी वो होगी 2 माइनस एस के बराबर होगी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, ब्रेकिंग स्लिप बराबर होगी 2 माइनस एस। यहाँ पे एस क्या है, नॉर्मल स्लिप, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रीजन होगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, टॉर्क टेंड्स टू धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ आपका टॉर्क जाता चला जा रहा है, क्योंकि जो स्टार्टिंग टॉर्क उसके अंदर क्रिएट हो रहा था उसकी वैल्यू जैसे ही आपने फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया तो वो उसको पहले तो ओवरकम करेगा, जो पहले जिस डायरेक्शन में टॉर्क बन रहा था उसको ओवरकम करेगा, ये धीरे धीरे आपका जीरो पे आ जाएगा। और फिर भी यदि आपने कनेक्टेड रखा सप्लाई को तो ये आपका क्रॉस कर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसका टॉर्क बनने लग जाएगा। तो इस रीजन को मैं ब्रेकिंग रीजन, इस रीजन को कहूँगा। यहाँ जो स्लिप की वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है दोस्तों। जो एस बी है वो क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन 1 मिलेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। मैं कह रहा था कि इस टॉपिक से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूं। सबसे पहले अपन ने मोटरिंग रीजन को डिस्कस किया था, जहाँ 2 रिलेशन मुझे टॉर्क और स्लिप के बीच में प्राप्त हुए थे। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन था और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन मुझे मिला था। लो वैल्यू स्लिप रीजन के लिए डायरेक्ट वाला है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एनआर की वैल्यू बढ़ती है, मैं सुपर सिंपल स्पीड कह रहा हूँ, तो यहाँ जो स्लिप मिलेगी वो मुझे नेगेटिव, क्योंकि कई बार पूछ लेता है नेगेटिव स्लिप रीजन किस रीजन में प्राप्त होता है, नेगेटिव स्लिप, तो ये किस में मिलता है, जनरेटिंग रीजन में मुझे प्राप्त मिलेगा, ठीक है। इंडक्शन जनरेटर की तरह मशीन यहाँ बिहेव करेगी, उसको विंड पावर एप्लीकेशन में अपन जनरेट। यदि मैं ब्रेकिंग रीजन की बात करूंगा तो ब्रेकिंग रीजन के अंदर स्लिप की वैल्यू है वो नेगेटिव, तो उसमें थी जनरेटिंग वैल्यू थी वो अपने 1 कैलकुलेट की थी, तो 1 से भी ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ जो स्लिप मिलेगी उसको ब्रेकिंग स्लिप कहूँगा, ब्रेकिंग स्लिप ग्रेटर देन 1 होगी और इसका जो फॉर्मूला होगा वो वैल्यू दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। स्पीड का मतलब आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आरएमएफ बन चुका है, तो उसी डायरेक्शन में आपकी नेगेटिव स्पीड आपकी प्राप्त होगी। तो ये था दोस्तों इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की, इस तरह मैं इसकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होंगे, काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ और मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस करना चाहूँ। देखो ये जो रीजन है आपका, मैक्सिमम टॉर्क यहाँ मिला है और स्टार्टिंग टॉर्क, इस रीजन में जो स्लिप का जो वेरिएशन है वो इतना सा है और इस रीजन में स्लिप का वेरिएशन इतना ज़्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो मोटर का जो ऑपरेशन रहेगा वो अनस्टेबल ऑपरेशन यहाँ पे मोटर का रहेगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी भी यदि वेरिएशन होगी तो जो टॉर्क में चेंजेज है वो क्या आ रहा है, ज़्यादा चेंजेज आ रहा है, थोड़ी सी भी यदि आपकी स्पीड में वेरिएशन हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं बात करूँ तो काफ़ी स्पीड में प्राप्त होगा, यहाँ कहीं मुझे इसका स्टेबल ऑपरेशन मुझे प्राप्त होगा, ठीक है। स्टेबल ऑपरेशन का वो यहाँ प्राप्त होगा। मैंने वैसे भी कहा था कि जो जो इसकी जो स्पीड रहती है वो नियर अबाउट सिंपल स्पीड के आसपास रहेगी, तो यहाँ इस रीजन के अंदर मुझे टॉर्क का स्टेबल, मोटर का स्टेबल ऑपरेशन प्राप्त होगा, यहाँ इसका अनस्टेबल ऑपरेशन इसका रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, टेस्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। टेस्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, टेस्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो सिमिलर टेस्टिंग है दोस्तों, जैसा कि अपन ने ट्रांसफार्मर के अंदर टेस्टिंग डिस्कस की थी,
उसी टाइप की लगभग, थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी लगभग सेम आप टेस्टिंग यहाँ भी अपन पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर भी, जो अपन ने ट्रांसफार्मर के अंदर डिस्कस किया था। पहला टेस्ट यहाँ अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों, ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट, ठीक है, नो लोड टेस्ट, ठीक है। और दूसरा टेस्ट यहाँ डिस्कस करेंगे ब्लॉक रोटर टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट। ये जो नो लोड टेस्ट है ये सिमुलेट होगा एज ओपन सर्किट टेस्ट की तरह, एज ओपन सर्किट टेस्ट जो अपन ट्रांसफार्मर में करते थे। ब्लॉक रोटर टेस्ट जो होगा ये सिमुलेट होगा एज शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह, जो अपन ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते थे, तो उसी तरह ये सिमुलेट होंगे। नो लोड टेस्ट होगा ओपन सर्किट टेस्ट की तरह सिमुलेट, रोटर ब्लॉक रोटर टेस्ट होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। टेस्टिंग एक्चुअली क्यों कर रहे हैं अपन, तो इसके जो सीरीज पैरामीटर्स हैं, शंट पैरामीटर्स हैं, उनकी कैलकुलेशन करने के लिए, इसके लॉसेस जो हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए अपन इसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं पहला इसमें लेके चल रहा हूँ नो लोड टेस्ट, ठीक है। पहली मैं हेडिंग डाल रहा हूँ नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो नो लोड टेस्ट इसको मैं ओपन सर्किट टेस्ट की तरह कैसे ट्रीट करूँगा, देखो दोस्तों मैं क्यों इसको कहता हूँ, क्योंकि ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है, जब मैं नो लोड पे मोटर को रन करा रहा हूँ, मैंने कोई भी उसकी शाफ्ट से लोड कनेक्ट नहीं किया है, तो वहाँ क्या स्पीड है वो लगभग मैं उसको कह सकता हूँ सिंक्रोनस स्पीड के थोड़ी सी कम रहेगी और लगभग बराबर उसकी स्पीड पे मोटर रन करेगी, मतलब जो स्पीड है वो उसकी सिंक्रोनस स्पीड के आसपास ही रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में लोड को इंक्रीज कर देता हूँ, मैं लोड बढ़ा देता हूँ उस पर, कोई शाफ्ट से मैंने कोई लोड कनेक्ट कर दिया, तो उसकी स्पीड क्या होती है, कुछ कम होती जाती है और उसकी स्पीड में वेरिएशन आता जाता है, कम स्पीड आती जाती है यदि मैं उसमें लोड को इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैं तो नो लोड पे बात कर रहा हूँ, तो नो लोड पे मैं कह सकता हूँ कि जो इसकी जो स्पीड है वो लगभग किसके बराबर होगी, सिंक्रोनस स्पीड ns के बराबर होगी। मैं लगभग बराबर मान रहा हूँ, हालांकि स्लाइटली लेस देन होगी है, ठीक है। तो स्लिप क्या मिलेगी आपको, ns माइनस nr अपॉन ns, ये आपकी स्लिप होती है। तो ये स्लिप के लगभग 0 के बराबर आपको स्लिप प्राप्त होगी, ठीक है। तो स्लिप मिलेगी जो इनिशियल आपको जो नो लोड पे आप यदि मोटर को रन करा रहे हो, तो जो स्लिप मिलेगी वो आपको 0 के आसपास स्लिप आपको प्राप्त होगी, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सर्किट की यदि मैं बात करूं, ठीक है दोस्तों, इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं जो अपन ने बनाया था, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जो अपन ने मोटर का ड्रॉ किया था, तो वहाँ अपन ने ये दो तो रेजिस्टेंस बनाए थे, दो अपन ने रिएक्टेंस बनाए थे और एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगाया था, ठीक है, याद आया दोस्तों। अब ये कौन कौन से थे, ये तो था आपका स्टेटर वाला R1, ये था स्टेटर रो R2 डैश और इसके साथ R2 डैश अपॉन S था, तो वो पार्ट मैं इसका यहाँ लिख देता हूँ R2 डैश अपॉन S माइनस R2, क्योंकि इन दोनों को यदि मैं ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, R2 डैश अपॉन S आ जाएगा और यही रोटर का पार्ट आता है। और ये था आपका X2 डैश, तो मैं J के साथ लिख देता हूँ क्योंकि इनके साथ J की टर्म भी आई, ठीक है दोस्तों। यही इक्विवेलेंट सर्किट था, याद आया। ये आपका हो गया था XM, ये आपका हो गया था RI, जैसे II, जैसे IM, जैसे I0, जैसे I2 डैश, ठीक है दोस्तों। ये जो था ये आपका आपने कहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये कहा था इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ठीक है। रेफर टू स्टेटर साइड, स्टेटर साइड अपन ने रेफर किया था, रोटर वाले पैरामीटर्स को स्टेटर साइड अपन ने रेफर किया था। अब इधर देखिए दोस्तों, यदि मैं कह रहा हूँ कि मैं नो लोड पे मोटर को रन करा रहा हूँ, नो लोड पर करा रहा हूँ, तो एट नो लोड मैंने क्या कहा था, स्लिप लगभग क्या होगी आपकी 0 के बराबर होगी। तो यहाँ यदि मैं स्लिप की वैल्यू लगभग 0 के बराबर पुट करूँगा तो R2 डैश अपॉन 0 क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। किसी भी चीज़ में यदि मैं 0 से डिवाइड करूँगा तो मुझे वैल्यू इन्फिनाइट मिलेगी, तो इन्फिनाइट माइनस R2 करूँगा तो ये वैल्यू जो है पूरी, ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, टेंस टू इनफाइनाइट वैल्यू मुझे प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, इनफाइनाइट वैल्यू इस रेजिस्टेंस की मिलेगी यदि मैं इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूँ, स्लिप की वैल्यू में नो लोड पे 0 पुट करूँ तो ये वैल्यू रेजिस्टेंस की मुझे इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। और इनफाइनाइट वैल्यू का क्या मतलब है कि इसको आप एज अ ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हो,
ठीक है, मतलब ये जो पार्ट है इसको आप दिखा सकते हैं, ये जो पार्ट है ओपन सर्किट दिखा दो, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आपकी हो जाएगी। कोई करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, कोई करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, तो इनमें कोई आपका ड्रॉप भी नहीं होगा, ना तो R1 में ड्रॉप होगा, ना R2 डैश में ड्रॉप होगा, ना X1 में ड्रॉप होगा, ना X2 डैश में। तो ये जो सीरीज वाले जो कंपोनेंट है यहाँ पे मैं इसको नेगलेक्ट मान लूँगा क्योंकि कोई ड्रॉप नहीं हो रहा। तो यहाँ केवल शंट वाले जो कंपोनेंट हैं इनकी आप कैलकुलेशन आप इनकी कर सकते हो। मतलब ये जो ऊपर वाला डायग्राम है इसको मैं इसके इक्विवेलेंट मान सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ गया। इनफाइनाइट का मतलब ये क्या हो गया आपका, ओपन सर्किट, यहाँ कोई ड्रॉप बनेगा नहीं, ठीक है। तो केवल मैं शंट पैरामीटर को इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे कह सकता हूँ। यह यही आ गया, ये आपका IM था, ये XM था, ये आपका RI था, ठीक है। इसको मैं इसके बराबर मैं मान सकता हूँ एट नो लोड, जब मोटर नो लोड पे रन करेगी। अब मुझे बताइए दोस्तों कि मैंने कोई सप्लाई से मोटर को कनेक्ट किया हुआ है और मोटर आपकी कोई लोड मैंने कनेक्ट नहीं किया है, मोटर फुल स्पीड पे आपकी रन कर रही है, NS स्पीड पे रन कर रही है। तो जो पावर मुझे आउटपुट तो क्या मिल रहा है, 0, मुझे कुछ आउटपुट तो मिल नहीं रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने सप्लाई से जो पावर मोटर को दी है वो पावर आपकी किस किस चीज़ में खर्च हो रही है, ठीक है, किस चीज़ में वो पावर खर्च हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक तो आपने स्टेटर के जो लॉसेस होंगे उनमें खर्च हो रही है, ठीक है। स्टेटर के जनरली कौन से लॉसेस होंगे, क्योंकि नो लोड के केस में, ठीक है, इस वाले जो मैं बता रहा था नो लोड के केस में आपका एक तो वोल्टेज क्या रहेगा, रेटेड वोल्टेज क्या रहेगा आपका, रेटेड वोल्टेज रहेगा, करंट रिड्यूस्ड हो जाएगा आपका, ठीक है, करंट क्या रहेगा, रिड्यूस्ड करंट होगा, क्योंकि केवल कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, देखो आप ये जो वाला करंट था ये तो क्या हो गया, I2 डैश 0 हो गया। तो जो प्राइमरी से जो करंट लेगा I1 वो किसके बराबर होगा, केवल नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट के बराबर। ये करंट ही तो यहाँ जाएगा शंट वाले पार्ट में, यहाँ तो करंट कोई जा नहीं रहा क्योंकि आगे ओपन हो चुका है। तो नो लोड के केस में जो मोटर पावर लेगी, सप्लाई से जो पावर लेगी वो किस में खर्च होगी, नो लोड पावर जो होगी वो किस किस में खर्च होगी, एक तो आपका जो मोटर रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेशनल लॉसेस में खर्च होगी, और दूसरा ये जो पावर है ये आपकी आयरन लॉसेस के अंदर यूटिलाइज होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो लॉसेस आपके कैलकुलेट होंगे वो कौन से लॉसेस निकलेंगे, आयरन लॉसेस प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, या मैं कह सकता हूँ मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉसेस में आपकी जो पावर है वो आपकी खर्च होगी, और इन दोनों को मिला के मैं कहूँगा नो लोड पावर, ठीक है। यही पावर क्या होगी आपकी, नो लोड पे जो पावर मोटर ड्रॉ करेगी, ये आपकी नो लोड पावर जो ड्रॉ करेगी। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि वोल्टेज तो मैंने फुल अप्लाई कर रखा है, रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, लेकिन जो करंट है वो केवल नो लोड करंट इसके अंदर फ्लो होगा, एक्साइटिंग करंट इसके अंदर फ्लो होगा यदि ये सर्किट आपका ओपन है। तो रिड्यूस्ड करंट आपको मिलेगा, यहाँ पे करंट रिड्यूस्ड मिलेगा, वोल्टेज जो होगा ये आपका रेटेड होगा, रेटेड वोल्टेज रिड्यूस्ड करंट आपको मिलेगा। आयरन प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस यहाँ से कैलकुलेट होंगे जो भी पावर ड्रॉप मोटर सप्लाई से लेगी। ट्रांसफार्मर के अंदर अपन ने देखा था केवल आयरन लॉसेस अपन कैलकुलेट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे कोई भी रोटेशनल पार्ट नहीं था, क्योंकि पूरी तरह वो क्या थी, मशीन स्टैटिक मशीन वो थी। यहाँ क्या है, रोटेशनल पार्ट आने के कारण क्योंकि रोटेट तो कर रहा है तो उसमें भी एनर्जी तो खर्च हो ही रही है, तो जो भी पावर या एनर्जी इनपुट से ली जाएगी मोटर के द्वारा वो आपकी आयरन लॉसेस प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस या मैकेनिकल लॉसेस के अंदर खर्च होगी। तो यहाँ से यदि मैं इसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना चाहूँ इन पैरामीटर्स का और लॉसेस का, तो मैं इस तरह इसका कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने आपकी जो 3 फेज की स्टेटर वाइंडिंग है वो मैं बना देता हूँ। ये आपकी तो चलो 3 फेज की स्टेटर वाइंडिंग है, ठीक है, और आपने यहाँ कुछ मीटर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। एक तो आपने लगा दिया, एक आपने वॉट मीटर लगा दिया, या 2 वाट मीटर मेथड पर समझ लो आप, 3 फेज की बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 वाट मीटर लगा दिए, W1 और W2, ठीक है। तो यहाँ मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया वोल्टेज रीड करने के लिए, और यहाँ मैंने एक मीटर लगा दिया, और यहाँ मैंने इसको 3 फेज AC सप्लाई से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने स्टेटर उसको बनाया है, और यहाँ मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सपोज करूँ ये आपका
रोटर है, ये आपकी स्टेटर वाइंड है, ये आपकी स्टेटर वाइंड, ठीक है। तो मैंने कुछ मीटर्स यहाँ पे लगा दिए, एक मैंने वोल्ट मीटर लगा दिए जो कि मैं वोल्टेज की रीडिंग मेजर करूँगा, एक मैंने अमीटर लगा दिया जिससे मैं अमीटर या करंट की वैल्यू मेजर करूँगा, और मैंने 2 वाट मीटर मेथड से 3 फेज की पावर को मैंने यहाँ मेजरमेंट के लिए लिख लिया कि जो 3 फेज सिस्टम है तो मैं 2 वाट मीटर मेथड से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से 3 चीज़ें तो मैं इन मीटर्स की हेल्प से कैलकुलेट कर लूँगा। मैं मोटर को नो लोड पर रन करा रहा हूँ, मैंने कोई भी लोड इससे कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो मैं लिखूँगा कि जो नो लोड पावर जो आएगी, ठीक है, पावर पी नॉट पावर आएगी, ये किसके बराबर होगी, W1 प्लस W2, ये दोनों वाट मीटर की रीडिंग के बराबर होगी। और यही पावर है जो किस में खर्च होगी दोस्तों, आयरन लॉसेस प्लस एफ एंड डब्ल्यू लॉस, आयरन लॉसेस एंड एफ एंड डब्ल्यू लॉसेस में खर्च होगी, ये जो वाट मीटर की रीडिंग्स जो आएगी। समझ आया दोस्तों, जो वाट मीटर की जो रीडिंग आएगी, जो भी पावर सप्लाई से ड्रॉ करेगी मशीन नो लोड की कंडीशन में, तो वो किस, अच्छा ये जो आयरन लॉसेस होंगे ये बताइए दोस्तों किसके होंगे, ठीक है, ये जनरली होंगे, इसमें मोस्टली जो पार्ट होगा वो होगा आपका किसका, स्टेटर का पार्ट होगा। रोटर का पार्ट क्यों नहीं होगा, या बहुत कम क्यों होगा, रोटर का पार्ट बहुत कम इसलिए होगा क्योंकि मैंने बताया था दोस्तों कि स्लिप आपकी क्योंकि इस कंडीशन में जब मोटर आपकी रोटेट कर रही है, क्योंकि स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के लगभग बराबर स्पीड पर रोटेट कर रही है, तो जो आपका की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या आएगी आपकी, बहुत कम फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आएगी, क्योंकि मैंने बताया था एफ आर जो होगा वो क्या होता है, एस इंटू एफ एस के बराबर होता है। स्लिप लगभग 0 है तो रोटर की फ्रिक्वेंसी तो क्या हो गई आपकी, लगभग 0 ही हो गई। आपकी स्लिप 0 है तो रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रिक्वेंसी भी लगभग 0 कुछ होगी, प्रैक्टिकली मैं बात करूँ 1 हर्ट्ज या 0.5 हर्ट्ज के आसपास रहेगी, लेकिन मैं बात करूँ थ्योरेटिकली तो लगभग 0 ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। और चूंकि रोटर सर्किट में कोई फ्रिक्वेंसी वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ ही नहीं बन रहा है, मतलब वहाँ जो ईएमएफ बन रहा है वो सपोज करो इसके अकॉर्डिंग तो डीसी टाइप का ईएमएफ बन रहा है, तो क्या होगा वहाँ पे कोई आयरन लॉसेस ही नहीं होंगे, और आयरन लॉसेस नहीं होंगे तो मैं यहाँ जो ये वाला जो पार्ट होगा, क्योंकि स्टेटर वाइंडिंग पे तो मैं एसी सप्लाई दे रहा हूँ तो यहाँ तो आपके आयरन लॉसेस होंगे क्योंकि 50 हर्ट्ज सप्लाई है, तो यहाँ जो आयरन लॉसेस निकलेंगे वो स्टेटर के आयरन लॉसेस आपके कैलकुलेट होंगे, और प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आपके यहाँ पे कैलकुलेट, क्योंकि रोटर का करंट भी बहुत कम होगा तो मैं रोटर के कॉपर लॉसेस को भी यहाँ पे नेगलेक्ट मान सकता हूँ। तो यहाँ मोस्टली जो नो लोड पावर जो निकलेगी पी नॉट, उसमें आयरन लॉसेस स्टेटर के और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस ही कैलकुलेट होंगे। पावर्स को मैंने कैसे निकाल लिया, दोनों वाट मीटर की रीडिंग को ऐड करके, ठीक है। सपोज करो वोल्टेज वी नॉट है आपका, नो लोड वोल्टेज, ठीक है, तो ये तो रेटेड वोल्टेज ही होगा, फुल वोल्टेज होगा, और आई नॉट जो है ये आपका नो लोड करंट है, नो लोड पे जो करंट है वो आपका आएगा, ठीक है। तो करंट क्या आ रहा है, रिड्यूस जा रहा है, केवल नो लोड करंट आपका फ्लो हो रहा है। तो मैं यहाँ से कैलकुलेशन फिर कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं जो अपने पैरामीटर्स हैं उनकी कैलकुलेशन मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा पी नॉट इज इक्वल्स टू √3 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई नॉट। सबसे पहले मैं यहाँ से नो लोड पावर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, कॉस फाई नॉट आपका आ जाएगा पी नॉट अपॉन √3 वी नॉट इंटू आई, ठीक है। सबसे पहले आप ये यहाँ से कैलकुलेट कर लो, पी नॉट अपॉन √3 वी नॉट इंटू आई नॉट, जैसे नो लोड पावर फैक्टर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगी, और ये यदि वैल्यू आ गई और आई नॉट आपके पास है ही है, नो लोड करंट आपका है ही है, तो आप जो शंट वाले जो 2 कंपोनेंट आपके होते हैं जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किए थे अभी ये वाले, ठीक है, ये दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आई नॉट आपके पास है, कॉस फाई नॉट आपने निकाल दिया, तो आई आई और आई एम भी आप निकाल पाओगे, ठीक है, आई आई और आई एम, ठीक है। तो आई आई आपका होता है आई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट, और आई एम जो है मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट, ये आ जाएगा आपका आई नॉट साइन फाई नॉट के द्वारा, ठीक है। ये आई नॉट यहाँ से कैलकुलेट कर लिया मीटर की रीडिंग से, कॉस फाई नॉट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, तो मैं आई नॉट कॉस फाई नॉट मेरे पास क्या मिल जाएगा, आयरन लॉस कंपोनेंट के अंदर जो करंट जाएगा आई आई करंट यहाँ से मिल गया, और मुझे दूसरा आई एम मिल गया आई नॉट साइन फाई नॉट, क्योंकि कॉस फाई नॉट से मैं साइन फाई नॉट भी निकाल सकता हूँ। ये दोनों करंट यदि आपके पास आ गए तो जो आपके कंपोनेंट हैं आर आई ये आप निकाल सकते हो वी नॉट अपॉन
आई के द्वारा शंट कंपोनेंट, और XM जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो V0 अपॉन IM के द्वारा, क्योंकि करंट वोल्टेज तो क्या रहेगा पैरेलल में सेम रहेगा, वोल्टेज तो V0 है आपका नो लोड वोल्टेज, ठीक है, पैरेलल में ये क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इस तरह आप RI और XM की कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं। यदि आपके पास II और IM की वैल्यू आपके पास आ गई तो ये दोनों वैल्यू भी आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने डिस्कस किया था दोस्तों कि किस तरह मैं यहाँ से नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट मैं इसको कह रहा था, क्योंकि ये एज ओपन सर्किट टेस्ट की तरह ट्रीट करेगा, किस तरह मैं इसकी सारी कैलकुलेशन कर पाऊँगा, ठीक है। तो दिस इज़ द नो लोड टेस्ट ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो स्टेटर लॉसेस जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट होंगे, और दूसरा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस यहाँ पे निकलेंगे। तो ये दोनों ही लॉसेस दोस्तों क्या हैं, ये दोनों ही लॉसेस जो हैं ये आपके फिक्स्ड लॉसेस ये रहेंगे, ठीक है। इनको मैं फिक्स्ड लॉसेस भी कह सकता हूँ, ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगे, ये जो लॉसेस हैं आयरन पर फिक्स्ड, इसको मैं फिक्स्ड लॉसेस भी कह सकता हूँ, फिक्स्ड लॉसेस, ठीक है, क्योंकि इनमें वेरिएशन नहीं होगा, इनमें लोडिंग से कोई इनमें वेरिएशन नहीं होगा। ये लॉसेस तो आपके होंगे, चाहे आप नो लोड पे मोटर को रन कराओ चाहे फुल लोड पर रन कराओ। ये जो लॉसेस हैं ये तो फिक्स्ड लॉसेस आपके मोटर के निकले हैं कि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस भी होंगे और आयरन लॉसेस भी आपके मोटर के अंदर रहेंगे। तो इनको मैं फिक्स्ड होने के कारण, क्योंकि ये लोडिंग पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो इन लॉसेस को मैं फिक्स्ड लॉसेस भी मैं कह सकता हूँ, फिक्स्ड लॉसेस ऑफ द मोटर। मैंने रीडिंग कैसे निकाली है, दोनों वाट मीटर की रीडिंग को ऐड करके इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो टॉपिक है वो है कि मेरे पास ये फिक्स्ड लॉसेस तो मैंने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, लेकिन क्या मैं इन फिक्स्ड लॉसेस की हेल्प से मैं क्या इन दोनों लॉसेस को सेपरेट अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकता हूँ या नहीं। देखिए दोस्तों, एक्चुअली ये P0 तो आपके पास आ गया, वाट मीटर की रीडिंग तो आपके पास आ गई, लेकिन इसके अंदर ये दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो आयरन लॉसेस है और दूसरा F&W लॉसेस इसके अंदर, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस भी है। तो यदि मुझे सेपरेट करने हो ये दोनों लॉसेस की, इसके अंदर आयरन लॉसेस तो कितने हैं और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस कितने हैं, तो ये सेपरेट करने के लिए मैं एक कर्व बनाता हूँ जिसको एक्स्ट्रा प्लॉटेड कर्व अपन नाम देते हैं। तो अगला मैं इसको कह सकता हूँ सेपरेशन ऑफ F&W losses from fixed losses या from no load losses। नो लोड लॉसेस का मतलब P0 तो टोटल लॉसेस है, नो लोड लॉसेस। इनमें से सेपरेट कैसे करूँ मैं F&W लॉसेस को सेपरेट यदि मुझे करना है तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक ग्राफ में बनाता हूँ, ठीक है, ये ग्राफ में बनाता हूँ किस किस के बीच में, P0 और V0 के बीच में, ठीक है, P0 और V0 के बीच में बना। ये ग्राफ में किस तरह बनाता हूँ मैं एक बार बता दूँ। जो P0 है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं आपके, आयरन लॉसेस है एक तो, प्लस दूसरा F&W लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस इसके अंदर, ये दो कंपोनेंट इसके अंदर हैं, ठीक है। अब ये दो कंपोनेंट इसके अंदर हैं, नो लोड पावर जो है या नो लोड लॉसेस जो है, टोटल जो वाट मीटर की रीडिंग जो आई थी P0, इसके अंदर ये दोनों कंपोनेंट की रीड कर रहा है, वो आयरन लॉसेस को भी रीड कर रहा है और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को भी रीड कर रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ ये आयरन जो लॉसेस हैं ये क्या होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट, ठीक है, ये क्या होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट लॉसेस होते हैं। तो वोल्टेज यदि आप जीरो कर देते हो तो ये लॉसेस क्या हो जाएंगे, आपके जीरो हो जाएंगे। तो मैं यदि कहूँ एट V0 इज इक्वल्स टू जीरो, आपके जो आयरन लॉसेस हैं ये क्या हो जाएंगे, वोल्टेज यदि आप जीरो कर देते हो तो जो आयरन लॉसेस है वो भी क्या हो जाएंगे, आपके जीरो हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जब V0 की वैल्यू जीरो आएगी उस समय जो P0 है इसके अंदर ये तो जीरो हो जाएंगे, तो केवल क्या बच जाएंगे इसके अंदर, F&W लॉसेस ही रह जाएंगे। समझ आया दोस्तों। मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ कि यदि किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे मोटर को रन करा रहा हूँ तो उस समय जो P0 जो नो लोड लॉसेस उसके अंदर निकलेंगे, उसके अंदर आयरन लॉसेस का पार्ट होगा और कुछ फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस का पार्ट होगा। लेकिन जैसे ही मैं वोल्टेज को जीरो कर देता हूँ तो ये जो पार्ट है जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट वाला पार्ट है ये जीरो हो जाएगा। तो आपके पास उस कंडीशन में जब वोल्टेज जीरो है तो P0 में कौन से लॉसेस रह गए, केवल
फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस का पोर्शन आपका रहेगा है, तो ये यहाँ से मैं सेपरेट इसको कर सकता हूँ। तो इसके लिए ही मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ। तो इस ग्राफ पे मोटर कर रही है, ठीक है, जिस पॉइंट पर आपकी कुछ पर्टिकुलर पावर है और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्या है वोल्टेज है, वी नॉट वोल्टेज है, ये पी नॉट वोल्टेज। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, धीरे धीरे मैं इस वोल्टेज की वैल्यू क्या करता जाता हूँ, कम करता जाता हूँ, ठीक है, इस वोल्टेज की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे कम करता जा रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जब वोल्टेज की वैल्यू, मैं इसको चूंकि मैं यदि प्रैक्टिकल बात करूं एग्जैक्ट, तो यदि मैं वोल्टेज को एग्जैक्ट 0 में कर दूंगा तो आपकी मोटर भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। तो उसके अंदर फिर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस कैलकुलेट मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट तक तो मैंने इस ग्राफ को बनाया, इसके बाद मैंने इसी सिमिलैरिटी में इस ग्राफ को मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है, इसी सिमिलैरिटी में मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है, जिस सीक्वेंस में ये ग्राफ रहा था उसी सिमिलैरिटी में आगे बढ़ाया। तो मैंने देखा ये ग्राफ आपका यहाँ आके मिला, ठीक है, यहाँ आके मिला, नीचे बिल्कुल 0 0 पे नहीं आया ये, मतलब इस पॉइंट पे आपका वी नोट तो क्या हो गया, ठीक है, वोल्टेज तो क्या हो गया 0, लेकिन पावर की अभी भी कुछ 0 नहीं है, पावर आपको मिली है। तो ये जो पावर की वैल्यू आपको मिली है यहाँ से लेके यहाँ तक पी नॉट डैश जो मिली है, ये किसके बराबर होगी आपकी, ये होगी एफ एंड डब्ल्यू लॉसेस ऑफ मोटर। मोटर के अंदर जो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस हैं उसके बराबर ये पावर मिलेगी। तो ये जो कर्व मैंने जो एक्स्ट्रा प्लॉट किया है इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा प्लॉटेड कर्व। एक्स्ट्रा प्लॉटेड कर्व को मैं इसको नाम देता हूँ। तो ये कब यूज में लिया जाता है, फॉर द सेपरेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस फ्रॉम द नो लोड लॉसेस ऑफ द मोटर। क्योंकि नो लोड लॉसेस के अंदर आपके दोनों लॉसेस शामिल हैं, आयरन लॉसेस भी शामिल है और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस भी शामिल है। तो मैंने एक्स्ट्रा प्लॉटेड कर्व इसलिए बनाया ताकि मैं देख सकूं कि जब वोल्टेज 0 होगा उस समय उसके अंदर लॉसेस की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो मुझे पी नॉट डैश वैल्यू यहाँ पे मिली, और पी नॉट डैश वैल्यू मिली क्योंकि वोल्टेज 0 है तो आयरन लॉसेस तो इसके अंदर 0 हो गए होंगे, फिर भी मुझे कुछ वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो ये वैल्यू जो होगी ये किसके बराबर होगी, ये मोटर के फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस की वैल्यू के बराबर होगी। तो इस कर्व की हेल्प से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जो मोटर है उसके अंदर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस कितने होंगे। तो ये है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है, या नो लोड टेस्ट जो अपने अभी समझा है। तो यहाँ से मैं शंट वाले कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, दूसरा फ्रिक्शन लॉसेस ऑफ द मोटर में निकाल सकता हूँ। ये जो लॉसेस है मोटर के ये फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है, जैसा कि अपने ट्रांसफार्मर के अंदर भी पढ़ा था, यहाँ भी ये जो लॉसेस है फिक्स्ड रहेंगे, लोड के वेरिएशन का इन पे इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका दूसरा टेस्ट जो कि होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह ट्रीट करेगा, उसको मैं ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ द मोटर कहूँगा। ब्लॉक रोटर का मतलब है वहाँ पे मैं रोटर को क्या करूँगा, ब्लॉक कर दूंगा। रोटर ब्लॉक का मतलब है एनआर की स्पीड 0 कर दूंगा। तो उस स्टैंड पे मैं उसके लॉसेस को कैलकुलेट करूँगा। तो वहाँ पढ़ेंगे कि कुछ तरह मैं कॉपर लॉसेस को कैलकुलेट करूँगा। तो सीरीज वाले कंपोनेंट वहाँ कैलकुलेट होंगे, शंट वाले जो कंपोनेंट है वो नगण्य वहाँ पे हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।